हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 9 है, जिसमें हम पोर्टफोलियो पढ़ने वाले हैं। इनसे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे डीएड हो या बीएड हो या सीटेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, यानी कलेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली पोर्टफोलियो हमारा एक प्रकार का फाइल होता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है ये पोर्टफोलियो हमारा होता क्या है। तो दोस्तों एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें एक निश्चित टाइम टेबल में बच्चा क्या क्या करता है उसकी जानकारियाँ होती है। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, वह एक साल क्या क्या किया है विद्यालय में, ये सभी चीज़ की जानकारियाँ होगी। उसने टेस्ट में कितना नंबर लाया, उसके शिक्षक के साथ कैसा बिहेवियर था, उसके दोस्त के साथ कैसा बिहेवियर था। बेसिकली बच्चा एक साल क्या करता है विद्यालय के अंदर, वो अपनी कक्षा के अंदर, ये सभी चीज़ों की जानकारियाँ हमारा पोर्टफोलियो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें बच्चे की उपलब्धियाँ, यानी बच्चे क्या क्या कार्य किया है, कितना टेस्ट में नंबर ज़्यादा लाया है, ये सभी उपलब्धियाँ भी होती है और उनकी कमियाँ भी होती हैं कि बच्चा किस टेस्ट में कम नंबर लाया, कहाँ फेल हुआ। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, बच्चे के पास और फेल दोनों की जानकारियाँ होती है। बच्चे कहाँ प्रगति करता है, कहाँ प्रगति नहीं करता है, यानी बच्चे की संपूर्ण जानकारियाँ हमारी पोर्टफोलियो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, यानी कि बच्चे के बारे में भी व्यक्तिगत जानकारियाँ मिलती हैं कि उसके माता पिता कैसे हैं, बच्चा कैसा है, बच्चा कहाँ से आता है विद्यालय, उसकी पारिवारिक जानकारी मिलती है, उसके घर का माहौल कैसा है। शैक्षिक और शैक्षिक, यानी कि दोस्तों बच्चे के घर के बारे में भी पता चलता है, शैक्षिक के बारे में और विद्यालय के बारे में, यानी शैक्षिक के बारे में। यानी कि हमारे पोर्टफोलियो में बच्चे के विद्यालय के अंदर क्या कार्य होता है उसकी भी जानकारियाँ होती है और बच्चा घर के अंदर क्या कार्य करता है उसकी भी जानकारियाँ होती है। यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों हमारी तथा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 9 है, जिसमें हम पोर्टफोलियो पढ़ने वाले हैं। इनसे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है, यानी कलेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, जो पोर्टफोलियो होता है वह हमारा एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें बच्चा एक साल, यानी कि एक निश्चित टाइम टेबल में वह क्या क्या कार्य करता है, वह सभी चीज़ों की जानकारियाँ होती है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक कक्षा 1 का बच्चा है, क्लास 1 में बच्चा है कोई, वह अपने साल भर क्या क्या क्लास में किया है, अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार किया है, अपने शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार किया है, उसका टेस्ट में कितना नंबर आया, एग्जाम में कितना नंबर आया। तो ये सभी चीज़ों की जानकारियाँ हमारी पोर्टफोलियो में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें बच्चे की उपलब्धियाँ। देखिए दोस्तों, बच्चे टेस्ट में कितना अच्छा नंबर लाए, यानी कि उपलब्धियाँ भी होती है, उसकी प्रगति भी होती है और कमियों के बारे में जानकारी होती है कि बच्चा टेस्ट में कितना कम नंबर लाया। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों, पोर्टफोलियो में बच्चों के उपलब्धियों के साथ साथ उसके कमियों की भी जानकारियाँ होती है। यानी कि बच्चा जब पास होता है उसको भी नोट किया जाता है, बच्चा जब फेल होता है उसको भी नोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, यानी कि बच्चे के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, बच्चा विद्यालय कब आता है। पारिवारिक जानकारी भी मिलती है कि उसके माता पिता कैसे हैं, उसके भाई बहन कैसा है, उसके परिवार में लोग कैसे हैं। शैक्षिक और शैक्षिक, यानी दोस्तों विद्यालय के अंदर भी बच्चा का व्यवहार कैसा है, उसके क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है। जैसे विद्यालय के अंदर के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है, यानी कि बच्चा विद्यालय में कैसा है। और शैक्षिक, यानी कि विद्यालय के बाहर बच्चा कैसा है, यानी कि अपने घर में कैसा है बच्चा का व्यवहार, बच्चा अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, पोर्टफोलियो में हम बच्चों के घर के बारे में जानकारियाँ लेते हैं और विद्यालय के बारे में भी जानकारियाँ लेते हैं कि वह अपने क्लासरूम में कैसे बढ़ता है। यानी शैक्षिक और शैक्षिक दोनों जानकारियाँ हम लेते हैं, तथा सांस्कृतिक, यानी कल्चर और सामाजिक जानकारियाँ भी मिलती है। यानी कि बच्चा
सांस्कृतिक त्योहारों में कैसे बिहेवियर करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करता है, अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेवियर करता है। देखिए दोस्तों, और हम एक शब्द में समझने की कोशिश करें तो बच्चों की संपूर्ण जानकारियाँ हमारी पोर्टफोलियो में होती है। उसके घर से लेकर उसके विद्यालय तक सभी चीज़ों की जानकारियाँ हमारी पोर्टफोलियो में होती है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह एक निश्चित टाइम टेबल में होता है, जैसे 1 साल के लिए होता है या 2 साल के लिए होता है। हमारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि पोर्टफोलियो हमेशा के लिए होता है, तो दोस्तों हमेशा के लिए नहीं होता है, यह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। आप समझ गए दोस्तों, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो का क्या उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को भी हम समझते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हम बच्चे के 1 साल क्या क्या किया है, उसके टेस्ट में कितना नंबर आया, उसके घर पे कैसा बिहेवियर है, उसके स्कूल में कैसे बिहेवियर है, जब हम ये जान लेते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है। यानी शिक्षक को बच्चे के मूल्यांकन करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों पोर्टफोलियो हमारे यहीं समाप्त होता है। बेसिकली पोर्टफोलियो में इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन सब टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों हम रिकॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये पोर्टफोलियो से मिलता जुलता है। इसके दो प्रकार हैं, इन दोनों प्रकार को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है इसमें बच्चे की सभी तरह की जानकारियाँ रखते हैं, यानी कि विद्यालय के अंदर भी और विद्यालय के बाहर की जानकारियाँ भी रखी जाती है। उसकी बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार की भी जानकारियाँ रखी जाती है, और उसका स्किल्स यानी कि खेलने में कैसा है बच्चा, विद्यालय के अंदर कैसा है, योगा में कैसे है और पढ़ाई में कैसा है, यानी कि बच्चे की बिहेवियर से लेकर उसके स्किल्स की भी जानकारियाँ हमारी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों प्रकार रिकॉर्ड का कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बच्चे का जो क्लासरूम के अंदर कैसा बिहेवियर है, क्लासरूम में कितना एग्जाम में वो नंबर लाता है, टेस्ट में कितना नंबर लाता है, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड में इसकी जानकारियाँ रखी जाती है। दोस्तों याद करने का ट्रिक भी है, ए से आप ऑल याद रखिएगा दोस्तों, और सी से आप क्लासरूम याद रखिएगा, तो आपको आसानी होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहाँ पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड यहीं समाप्त होता है। अब कुछ हम प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश और डैश का जरूर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम बच्चों के पोर्टफोलियो की जानकारियाँ लेते हैं तो 2 चीज़ों का होना जरूरी होना चाहिए, तो वो 2 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट चीज़ हमारा विद्यार्थी होना चाहिए और समावेशन, यानी कि विद्यालय के अंदर उसका समावेशन होना चाहिए या समाज के अंदर उसका समावेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, आपको बताना है कि लैंग्वेज का पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध समूह। देखिए दोस्तों, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध समूह होगा, यानी कि जो हमारा फॉर्म होता है उसे क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में होना चाहिए कि बच्चा फर्स्ट क्लास में कैसा बिहेवियर था, बच्चे का सेकेंड क्लास में कितना बिहेवियर था, कितना नंबर लाया, ऐसे सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी क्रम में होना चाहिए, और संगठित भी होना चाहिए, यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। बताना है दोस्तों, 1 to 5 तक के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ आकलन का तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। तो आपको मालूम है दोस्तों, बच्चे के पोर्टफोलियो में संपूर्ण जानकारियाँ होती है, उसके विद्यालय से लेकर उसके विद्यालय की बाहर तक। तो हमारा पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है प्राथमिक स्तर तक बच्चों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है, यानी कि विषम प्रक्रिया है या अनियमित प्रक्रिया है या सामयिक प्रक्रिया है या संचयी प्रक्रिया है। बेसिकली दोस्तों, प्रत्ययों का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बच्चों का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता है। जैसे जब हम छोटे थे, ट्रेन से कहीं जाते थे तो हमको यह लगता था कि ट्रेन के साथ ही आसपास के पेड़ पौधे और घर चलता है। जैसे हमारा उम्र बढ़ा तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया, यानी कि बच्चा फर्स्ट टाइम कुत्ता देखा या
बिल्ली देखा तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बच्चों का कॉन्सेप्ट बनते रहता है, ये डैश प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये संचयी प्रक्रिया है, इसे इकट्ठा करना चाहिए। बच्चे जितना ज़्यादा जानकारियाँ जुटाते हैं, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाते हैं चीज़ों के बारे में, तो उनको संचय करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।